सभी साथियों को नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। आज हम कक्षा 12 है उसके इतिहास का जो टॉपिक है, सबसे पहले आज हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। उसका पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राजस्थान आरबीएसई बोर्ड से जो एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका बहुत ही विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे हम आपको भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इस पर आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे मित्रों। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो भारत भूखंड यानी हमारे जो भारत है, इस भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी वैभवपूर्ण अतीत का मतलब होता है कि हमारे प्राचीन काल में भारत का अतीत या इतिहास कैसा रहा, या भारत का इतिहास कैसा रहा, या हमारे को भारत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती हैं, या हमें भारत का ऐसी गौरवशाली जो परंपरा रही या गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में इस पाठ के अंदर बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। भारत भूखंड एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा। भारत क्या रहा है मित्रों? भारत एक भूखंड, एक भौगोलिक इकाई रहा है। एक बहुत पूर्ण रूप से क्या रहा है? एक भौगोलिक इकाई रहा है। यानी भौगोलिक मतलब यानी भूगोल की तरफ से चारों ओर से एक ही जुड़ाव रहा है। इसके बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में कोई समुद्र आ गया हो, एक हिस्सा इधर रहा हो, एक हिस्सा इधर रहा हो, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक भौगोलिक इकाई रहा है जो आपस में जुड़े हुए थे। यहाँ ऐसे नहीं कि कटा फटा हुआ हो था, या मान लीजिए कि इसके बीच में कोई समुद्र था या पहाड़ियाँ थी या नदियाँ थी जिसकी वजह से लोगों में आवागमन नहीं हो रहा था। ठीक है, ये पूर्ण रूप से एक भौगोलिक इकाई रहा। विष्णु पुराण, हमारे जो पुराण हैं उसमें सबसे बात करते हैं विष्णु पुराण। बहुत ही महत्वपूर्ण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र के उत्तर और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश हैं, यानी समुद्र के उत्तर यानी हमारा देखिए हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में, बर्फीला कौन सा प्रदेश है? हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसके दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम भारतवर्ष है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है मित्रों? ये लिखा हुआ है विष्णु पुराण के अंदर। आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल सीधा सीधा कि विष्णु पुराण के अंदर के अनुसार समुद्र के उत्तर और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश है उसका नाम क्या रखा गया था? भारतवर्ष रखा गया। भारतवर्ष रखा गया। हम सभी भारतीय उसकी संतति हैं। संतति का मतलब हम उनकी संतान हैं। इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात आते हैं कि हम भूमध्य रेखा के उत्तर में आते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जहाँ सूर्य लंबवत होता है, जो इस वजह से हमारे यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वातावरण का क्षेत्र आता है। भारत का जो क्षेत्र है, विस्तार है, उसकी बात करें तो उत्तर में हिमालय पर्वतीय प्रदेश है जिसमें बलख, बदखा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम वह हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों से सम्मिलित है। वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, यहाँ से सवाल बन सकता है कि उत्तर में हमारा भारत का कहाँ तक विस्तार फैला हुआ है, और इस सवाल के उत्तर में आपसे पूछा जा सकता है जिसमें बलख, बदखा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, हुमायूं, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियों से सम्मिलित है। पश्चिम में बात करते हैं, यदि हम पश्चिम में हिंदकुश शब्द को तुकेमान और किर्थर पर्वतीय श्रेणियाँ उत्तर में से दक्षिण की विस्तृत होकर ये पश्चिम क्षेत्र से पृथक किया है। जो ये पर्वत श्रेणियाँ वर्तमान में ये हमारे अफगानिस्तान के क्षेत्र में आती हैं। ये हमारी जो श्रेणियाँ हैं, हिंदकुश शब्द को तुकेमान, ये किथर, ये हमारे वर्तमान में कहाँ आती हैं? अफगानिस्तान में आती हैं। तो इस प्रकार इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में हमारा क्या फैला हुआ था? भारतवर्ष फैला हुआ था। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास में इसकी जानकारी
हमें जानकारी के स्रोत कौन कौन से, हमारे जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मानव का संपूर्ण अतीत समाहित रहता है। इतिहास, आप जैसे ही शब्द का नाम लेते हैं इतिहास, यदि आपने इतिहास, इस शब्द इतिहास विषय पढ़ रहे हैं अपन, और इतिहास का मतलब होता है जो घटनाएं घटित हो जाती हैं या जो प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हो जाती हैं, उन घटनाओं को जो लिपिबद्ध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। या हमारे जो प्राचीन काल में जो घटना घटित हो गई हैं उसे हम क्या कह सकते हैं, इतिहास। तो वस्तुतः इतिहास अंतर्गत मानव के संपूर्ण अतीत समाहित होता है। इतिहास में क्या होता है कि संपूर्ण मानव का अतीत यानी समाहित रहता है, यानी मानव कैसा रहा, उसका क्या कैसी ज़िंदगी रही प्राचीन काल में, उसको कैसा खान पान रहा, वेशभूषा कैसी रही, या उसका वहाँ की स्थिति कैसी रही, भौगोलिक स्थिति कैसी रही, राजनीतिक स्थिति कैसी रही। तो संपूर्ण इतिहास हमारा किस में मिलता है, संपूर्ण अतीत समाहित रहता है किसमें, इतिहास में। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में संबंधित हो, वह चाहे वह किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, विज्ञान से हो, अर्थशास्त्र से संबंधित हो, समाज से हो, राजनीति से हो, धर्म दर्शन से हो, आदि से सभी क्षेत्रों से किए गए कार्यकलाप इतिहास की श्रेणी में आते हैं। यानी आज अपन बात करते हैं आज की जो वर्तमान जैसे घटना घटित हो रही है, जैसे मैंने आप अभी वर्तमान में जो भी कार्य कर रहे हो, भले वो राजनीति से संबंधित हो, या आपके आर्थिक से संबंधित हो, या आपके समाज से संबंधित हो, या आपके धर्म से संबंधित हो, जो भी कार्य है वो आने वाले कल के लिए आपका इतिहास बन जाएगा कि कल मैंने ये ऐसा काम किया था। तो इसका मतलब है कि मनुष्य का इतिहास में बदल जाएगा, इतिहास के अंदर बदल जाएगा। तो यह ना इतिहास के अंदर मनुष्य का संपूर्ण अतीत समाहित होता है, जिसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज, राजनीति, धर्म दर्शन आदि आते हैं। अतीत में मानव की जिन क्रियाओं कलापों को तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उन्हें हम इतिहास में रख सकते हैं। क्या करते हैं मित्रों, बात बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि इतिहास की श्रेणी में वो आते हैं जिन्हें अतीत के मानव के जिन क्रियाकलापों को तथ्यों के आधार पर, कौन से तथ्यों के आधार पर हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें कि उन्हें इतिहास में रख सकते हैं। उन्हें इतिहास में कि हमें ऐसे कुछ ठोस तथ्यों के आधार पर हम उस चीज़ को रख देते हैं जो हमें इतिहास की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता। अतीत का प्रत्यक्षीकरण जैसे हम चाहते हैं कि प्राचीन काल में, जैसे मैं आपको एग्जांपल ले कि हल्दी घाटी का युद्ध, हमें इतिहास की किताबों के सोर्सेज से, इससे अलावा तथ्यों से हमें जानकारी मिलती है। लेकिन क्या जैसे मैं अभी देखना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे हुआ, क्या देख सकता हूं? नहीं देख सकता। यानी इसका मतलब है क्योंकि अतीत का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, प्रत्यक्षीकरण मैंने उसका देखा नहीं जा सकता, केवल उसके विषय में कुछ स्रोत के रूप में जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर हल्दी घाटी थी, देखिए यहाँ पूरी की पूरा जो ये भूमि है पूरी तरह से हल्दी हो रखी है, और हल्दी से होने की वजह से यहाँ इस क्षेत्र को हल्दी घाटी कहा गया। और यहाँ देखिए पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अकबर के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में यहाँ संघर्ष हुआ था। तो इसलिए हमें हल्दी घाटी का युद्ध इन तथ्यों के आधार पर हम उसको अंदाजा, या अपन कह सकते हैं उसका स्रोतों से हमें पढ़ने में भी उस विषय को, स्रोत को जानने का प्रयास मिलता है, बल्कि हम उस अतीत को देख नहीं सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, जिनके आधार पर इतिहास का निरूपण करता है। अब उस तथ्यों के आधार पर ही इतिहासकार क्या करता है, एक इतिहास लिखता है कि हाँ यहाँ पर यहाँ मिट्टी हल्दी कलर की है, इस वजह से हल्दी कलर, यहाँ हल्दी घाटी कहलाया, यहाँ पर महाराणा प्रताप अकबर के बीच में ये हमें स्रोत मिलते हैं कि यहाँ पत्थरों के खंडरों पर ये चीज़ मिलती है, इस वजह से हम इतिहासकार क्या बनाता है, फिर वहाँ पर इतिहास लिखता है। क्या लिखता है मित्रों? इतिहास लिखता है। इतिहासकार इतिहास का निरूपण करता है। वर्तमान में इतिहासकार अतीत की केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते हैं, बल्कि उसके कारणों को भी विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं। देखिए
आजकल जो इतिहासकार हैं वो वर्तमान में उन केवल घटनाओं की जानकारी देना ही उपयुक्त नहीं समझते हैं कि जैसे हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ इस समय हुआ था, ऐसे सिर्फ तथ्य ही पेश नहीं करते हैं बल्कि ये भी कारण भी जानने का प्रयास करते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों लड़ा गया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मित्रों कि हल्दी घाटी का युद्ध क्यों लड़ा गया, तो इतिहासकार ये समझने का यानी कारणों की भी विस्तृत जानकारी जाँच पड़ताल करते हैं और इसके मूल में मानव के आंतरिक मनोगत भूमिका होती है, यानी उस समय क्या भावना थी, ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई जिसके कारण यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ना पड़ा। तो यानी इतिहासकार उन गहराइयों तक, मनुष्य की जो गहराइयाँ हैं, क्या परिस्थितियां थी, क्या कारण था जिसके कारण हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, यहाँ तक की अध्ययन करता है। इसके अलावा इतिहासकार मानव संस्कृति का भी अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य होता है। मानव संस्कृति यानी उस समय की, यानी इतिहासकार क्या समझता है, मानव संस्कृति का अध्ययन। मानव संस्कृति का मतलब उस समय हमारा खान पान क्या था, ठीक है मित्रों, खान पान क्या था, इसके अलावा हमारी वेशभूषा कैसी थी, हमारी बोलचाल कैसा था, हमारा पहनावा कैसा था, तमाम यानी मानव की संस्कृति का अध्ययन करना भी मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास का सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। सभी प्रकार के जो साधन होते हैं, यानी इतिहासकार क्या करता है कि जो हमारे उन अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं को प्राप्त करने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इतिहासकार सभी प्रकार के जो साधन होते हैं उनका प्रयोग करता है। इन साधनों का स्रोत साक्ष्य प्रमाण कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इन जो इतिहास का सभी प्रकार के साधनों का उपयोग करता है उन साधनों को स्रोत साक्ष्य प्रमाण कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर वह विश्वसनीय विवरण तैयार करता है। इसी के आधार पर इतिहासकार क्या करता है मित्रों, विश्वसनीय जो विवरण होता है वो तैयार करता है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। इसी वजह से कहा जाता है कि इतिहासकार इतिहास की पुनः रचना करता है। किस आधार पर, स्रोत साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर। इतिहास की उन्हीं घटनाओं को तथ्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और जो साक्ष्यों और प्रमाणों से सिद्ध हो। इसलिए इतिहासकार का मूल मंत्र है नामून लिख्यते किंचन्ति, नामून लिख्यते किंचन्ति। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है मित्रों, मूल और आधार के बिना कुछ नहीं लिखना चाहिए। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों का मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। हम कितने भागों में बांट सकते हैं, भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है हमारा साहित्यिक स्रोत, और दूसरा हमारा पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। क्या है, साहित्यिक स्रोत या दूसरा हमारा पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत में बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत कौन से आते हैं जिससे हमारे भारत का इतिहास जानने में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी। साहित्यिक स्रोत को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धार्मिक स्रोत में हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये धार्मिक जो ग्रंथ है जिनके आधार पर हमें धर्म के आधार पर हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखना मित्रों, वो है हमारे ब्राह्मण साहित्य, दूसरा हमारा बौद्ध साहित्य, तीसरा हमारा जैन साहित्य। अब बात करते हैं धर्मोत्तर साहित्य के आधार पर हम बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, इनके आधार पर हमें यहाँ पर भारत का इतिहास की जानकारी मिलती है। वंशावलियाँ आपको पता होगा मित्रों, जो हमारे प्राचीन समय में जो भाट जाति होती थी, वो भाट जाति क्या होती थी कि हमारे वंशों की पूरी वंशावलियाँ लिखते थे। वंशावलियाँ कि इसके बाद इसका बेटा है, इसके बाद इसका बेटा है। यदि आप कभी भाट जाति से परिचित हुए हो तो वहाँ के उन लोगों ने बहुत सारे पुराने आपके
दादा परदादाओं के बारे में बहुत सारी पुरानी जानकारी मिलती है, तो उनसे भी हमें इतिहास के स्रोत के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब मित्रों आगे बात करते हैं कि धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं। अब ब्राह्मण साहित्य के आधार पर बात करें सबसे पहले इतिहास के बारे में, तो ब्राह्मण साहित्य सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? कौन सा ग्रंथ है? वेद है। वेदों के आधार पर, वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता, यानी कौन सी सभ्यता? संपूर्ण आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी हमारे संपूर्ण आर्य सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से। वेद ज्ञान समृद्ध भंडार है। हमारे जो वेदों का जो ज्ञान है बहुत ही समृद्ध भंडार है। और वेदों की कितनी शाखाएं हैं मित्रों? वेदों की हमें कितनी शाखाएं मिलती हैं? वेदों की हमें संख्या 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। यह आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और सबसे जो प्राचीन है वो ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये हमारे ब्राह्मण साहित्य के अंदर आता है और हमारे वेद हैं जिससे आर्य सभ्यता और संस्कृति के बारे में हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं कि सर्वाधिक जो प्राचीन वो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। संहिता, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। यह आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। संहिता, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद। ठीक है मित्रों, अब आगे बात करते हैं कि वेदों की व्याख्या संहिता में की गई है। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। ऋग्वेद किस में रचा गया? छंदों में रचा गया है। यजुर्वेद के अंदर क्या मिलता है? देखिए, यजुर्वेद के अंदर हमारे को जिस समय हमारे प्राचीन काल में जो यज्ञ होते थे उनके बारे में संबंधित विवरण मिलता है। यजुर्वेद में हमें यज्ञों के संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है मित्रों कि यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया? यज्ञों का वर्णन किया गया। सामवेद में आर्यों द्वारा जो गाई जाने वाली गीत वगैरह थे उनके बारे में मिलता है। और अर्थवेद की रचना ऋषि ने की थी, अर्थवा ऋषि ने की थी। तो इस विषय में विविध ब्राह्मण ज्ञान या धर्म, समाज निष्ठा या औषधियों या शत्रुओं का दमन या रोग निवारण या तंत्र मंत्र आदि के विषय में सम्मिलित जानकारी मिलती है। किसमें? अर्थवेद में। अर्थवेद की रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थवेद की रचना किसने की थी? अर्थवा नाम का एक ऋषि था, उसने हमारे अर्थवेद की रचना की थी। और इसमें जो ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषयों में सम्मिलित हैं। और इसके उपरांत यज्ञ क्रम कांडों पर आधारित जो साहित्य की रचना किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ में कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। मित्रों, आर्य ग्रंथों की जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी, आर्य ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों ने वनों में की गई वो दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है, जबकि उपनिषदों का गूढ़ विषयों और नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। मित्रों, वैदिक साहित्य को ठीक तरह से यदि समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है। कौन से साहित्य की रचना की गई है? वेदांग साहित्य की रचना की गई है। कौन से साहित्य की रचना की गई है? वेदांग साहित्य की रचना की गई है, जिसके 6 भाग होते हैं। वेदांग साहित्य के कितने भाग होते हैं मित्रों? 6 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 6 भाग होते हैं। शिक्षा, याद रखना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये हमारे 6 भाग होते हैं। आयुर्वेद और धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद 4 उपवेद भी है। ध्यान रखना मित्रों, ये हमारे 4 उपवेद भी हैं। कौन कौन से हैं 4 उपवेद? ये आपको आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद,
शिल्प वेद, ये 4 उपवेद भी हैं जिन्हें चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत और सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी इसमें मिलती है। जैसे आयुर्वेद जो है वो हमारा किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। धनुर्वेद है वो वास्तुकला से संबंधित है। गंधर्ववेद है वो हमारे संगीत से है। और शिल्प वेद है वो सैन्य विज्ञान से संबंधित है। तो ये आपस में ध्यान रखना, आयुर्वेद चिकित्सा से है, वास्तुकला धनुर्वेद वास्तुकला से है, गंधर्ववेद संगीत से है, शिल्प वेद सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी हमें इसे प्राप्त होती है। तो इतिहास में हमें इन धार्मिक ग्रंथों से बहुत कुछ हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं मित्रों, वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की। स्मृति ग्रंथों की रचना की। स्मृति ग्रंथों की रचना की गई है। कौन से ग्रंथों की रचना की गई है? स्मृति, जिसमें बात करते हैं मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, यानी मनु ने अपनी स्मृति लिखी। याज्ञ ऋषि थे, उन्होंने अपनी याद, यानी मनु स्मृति। मनु स्मृति में क्या लिखा हुआ है कि उस समय मनु ने जैसी परिस्थितियाँ थी या कल्पना की, जैसे कि कैसे शासन व्यवस्था होनी चाहिए, कैसा राजा को होना चाहिए, कैसी हमारी प्रजा होनी चाहिए, कैसे हमारे धर्म का पालन होना चाहिए, तमाम उस मनु स्मृति में जानकारी दी गई है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य स्मृति में उन्होंने अपनी जानकारी दी है। तो इससे भी हमें जानकारी, जो उस समय विभिन्न जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने अपनी याद में इस स्मृति ग्रंथों की रचना की। उसके बाद रामायण, महाभारत, महाकाव्य, रामायण, महाभारत, महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश हैं। यानी हमें रामायण से, महाभारत महाकाव्य से भी भारतीय इतिहास की हमें जानकारी की अथाह कोश जानकारी मिलती है। इसमें समाज, धर्म, राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं। हमारे जो पुराण हैं, 18 पुराण हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे इतिहास के ग्रंथ हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है मित्रों? 18। जिसमें हम बात करें जैसे मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत और मत्स्य, ये प्रमुख पुराणों की संख्या दी गई है, जिनके बारे में हमें भारत के इतिहास की बहुत अच्छी हमें जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है। सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा पुराण है? मत्स्य प्राचीन है। जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। यानी भारत के जो सांस्कृतिक इतिहास है उसकी सबसे ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। इनके 5 प्रमुख विषय हैं। इनके जो हमें 5 प्रमुख विषय हैं, 5 प्रमुख विषय हैं, वो है सरंग, प्रतिसरंग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। ये हमारे 5 विषय हैं किसके? मत्स्य के। और इनसे हमें भारतीय के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक हमें जानकारी प्राप्त होती है मित्रों। अब आगे बात करते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध साहित्य जो हमारे भारत के इतिहास को जानने में बहुत ही अच्छा उपयोगी है। देखिए मित्रों, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य की क्या रही? बहुत प्रमुख भूमिका रही। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? त्रिपिटक है। ये 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। यानी बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक और उसमें ये 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। यानी जो त्रिपिटक हैं इसके अंदर 3 है और इस वजह से यानी अपन बात कर सकते हैं, अपन सिंपल भाषा में बात करें कि बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध साहित्य हैं उस बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों ही सबसे प्राचीन हैं, जिनको इस ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। त्रिपिटक के नाम से इसलिए इसको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें से बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित हैं।
इनमें क्या दिया गया है, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कैसा होना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कैसे पालन करना चाहिए, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से आचरण हैं, वहाँ की उस समय की जो संस्कृति है, खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, लोगों का व्यवहार है, उसके बारे में बहुत साहित्य में बहुत ही विस्तृत रूप से हमारे को सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है जातक ग्रंथों का। किसका योगदान है? त्रिपिटक के बाद, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक के बाद हमारे जातक ग्रंथों का सबसे ज़्यादा योगदान है। इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक पक्षों की हमें जानकारी मिलती है। यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को तत्कालीन उस समय की जो सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, वहाँ उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ के यानी लोगों का बिजनेस कैसा था, धंधा कैसा था, क्या व्यापार था, कौन से धर्म के लोगों अनुयायी करते थे, कैसे उनकी खान पान, रहन सहन, वेशभूषा थी, ये तमाम जानकारी हमें जातक ग्रंथों से मिलती है, यानी गौतम बुद्ध से पूर्व की जानकारी। इनकी संख्या 549 है। कितनी है मित्रों? आपसे पूछा जा सकता है कि जातक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 549 है। पाली भाषा में के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलन-पनो, दीपवंश, महावंश है। मिलन-पनो ये एक यूनानी आक्रमणकारी मियंडर थे और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण दिखाया गया है। मिलन-पनोह के अंदर बहुत ही बार ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है बार बार कि मिलन-पनोह किसने लिखा था, ठीक है, या किसके बारे में बात की गई है। तो मिलन-पनोह दीपवंश, महावंश है। ये मिलन-पनोह में यूनानी एक आक्रमणकारी मियंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता का वर्णन किया गया है। किस भाषा में लिखा गया? मिलन-पनोह पाली भाषा में, ठीक है। दीपवंश और महावंश में सिहल द्वीप की भी इतिहास की जानकारी मिलती है। सिहल द्वीप, सिहल मतलब श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में हमारे को यहाँ पर जानकारी मिलती है मित्रों। पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथों के लेख लिखे गए हैं, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर, महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जबकि ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध के देवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया। ललित विस्तार में लेखक ने कौन से? गौतम बुद्ध का देवीय शक्ति, यानी उसको कैसे, गौतम बुद्ध को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ था, कैसे अपने ज्ञान से अपने जनता को प्रभावित किया था, कैसे अपने उपदेश दिए थे, उस देवीय शक्ति का निरूपित किया गया है ललित विस्तार के अंदर। उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित, उनके जो गौतम बुद्ध के जो अद्भुत कार्य थे, उन कार्यों से संबंधित जीवन वर्त अंकित किया गया है। मजुश्री मूल क्लफ और अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद काव्य में भी ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। अब इसमें हमें कौन सी जानकारी मिलती है? गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और शिक्षाओं की जानकारी हमें मिलती है। तो मित्रों, आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, जिसमें यहाँ आपसे छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र से संबंधित कहाँ मिलती है? गौतम बुद्ध की अद्भुत देवीय शक्ति का निरूपण किस में हमें प्राप्त होता है? तो तमाम हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ एक दिव्य अवदान से सतक्रम और विरोचित कार्य का वर्णन है। मध्य और पश्चिमी एशिया, तिब्बत, चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों से भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया है। भारतीय बौद्ध ग्रंथों का क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है, जिनमें प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री हमें निहित है। प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री हमें निहित है मित्रों। अब आगे बात करते हैं जैन साहित्य। कौन सा साहित्य? जैन साहित्य। देखिए, जैन साहित्य भी हमारे इतिहास, यानी भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैन साहित्य में मित्रों। जैन साहित्य भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। जैन साहित्य में आगम सबसे प्रमुख है। कौन सा है? जैन साहित्य में सबसे प्रमुख आगम। इसके अंतर्गत 12 अंग है। कितने अंग है? आगम के अंदर कितने? आगम
आगम यानी कितने हैं, 12 अंग हैं और 12 उपांग है, 12 उपांग है। दक्ष 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र हैं, 1 अनुयोग द्वार हैं, 4 मूल सूत्र हैं शामिल है। मित्रों, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य के आगम में सबसे प्रमुख है, इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोगदार और 4 मूल सूत्र शामिल हैं। इनकी रचना चौथी शताब्दी की ईसा पूर्व में से 6ठी शताब्दी के लंबे समय के विभिन्न धार्मिक संगतियों और व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। ध्यान रखना, इनकी जो रचना हुई थी 4ठी शताब्दी से पूर्व और 6ठी शताब्दी के मध्य हुई थी। ठीक है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे बहुत साहित्य हमारी पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसके अलावा संस्कृत साहित्य में भी लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे हैं, प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अन्य जैन ग्रंथों की बात करते हैं, कथाकोश, परिशिष्ट प्रमन, भद्र बहुचरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि का प्रमुख है, जिसमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। और आरंग सूत्र से जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे मित्रों, परिशिष्ट पर्वन तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंधों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जैन मुनियों के संबंधों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। भद्र बाहुचरित में जैन मुनि यानी भद्र बाहुचरित में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा था, चंद्रगुप्त मौर्य की जनता कैसी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन शैली कैसी थी, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा था, व्यापार का कैसा था। तो ये हमें जानकारी कहाँ मिलती है, भद्रबाहु चरित में मिलती है, जिसने जैन मुनि भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन हमें मिलता है। उसके बाद मित्रों आगे बात करते हैं धर्मेतर साहित्य इसकी बात करते हैं। इस श्रेणी में प्राचीन भारत के धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। इसमें ऐतिहासिक, ऐतिहासिक विशुद्ध साहित्य ग्रंथ और नाटक, कथाकोश और काव्य आदि ग्रंथ भी सम्मिलित मिलते हैं। ठीक है मित्रों, इसमें धर्मांतर साहित्य में इस श्रेणी में प्राचीन का भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर लिखा गया साहित्य आता है। अन्य विषय कौन से, जैसे धर्म के अलावा अन्य विषयों पर लिखा गया, जैसे मान लीजिए किसी प्रकृति के बारे में लिखा हो, किसी राजा के बारे में लिखा हो, या किसी घटना के बारे में लिखा गया हो, या कोई नाटक लिखा गया हो, या कोई प्रेमालाप लिखा गया हो, तो या किसी राजनीति के बारे में लिखा गया हो, तो वो होते हैं धर्मेतर साहित्य। इस श्रेणी में प्राचीन भारत के धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी लिखा गया साहित्य आता है, जिससे हमें इतिहास की जानकारी, हमें भारत के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसमें ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक और विशुद्ध साहित्य ग्रंथ और नाटक और कथाकोश और काव्य आदि सम्मिलित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम सबसे पहले लेते हैं, देखिए, कल्हण की राजतरंगिणी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्हण, ये कभी बहुत ही जीके के अंदर सवाल पूछा जाता है, हमारे पटवारी ग्राम से इसके अंदर बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि राजतरंगिणी किसने लिखी थी। कल्हण की राजतरंगिणी विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है। विशुद्ध रूप से क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई। आपसे पूछा जा सकता है 1150 ईस्वी में की गई थी। इसमें प्राचीन समय में 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास मिलता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कल्हण की राजतरंगिणी के अंदर कहाँ का इतिहास लिखा गया है, कश्मीर का इतिहास लिखा गया। कहाँ का लिखा गया, कश्मीर का इतिहास लिखा गया। प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर इतिहास है। अन्य प्रमुख ग्रंथों में ऐतिहासिक आचार्य श्री विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये चाणक्य और कौटिल्य एक ही नाम है, चाणक्य और कौटिल्य,
जिनका अर्थशास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कई बार हमारे यहाँ कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, चाणक्य के द्वारा लिखा गया या कौटिल्य के। ध्यान रखना मित्रों कि अर्थशास्त्र नाम तो इसमें अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में मतलब होता है, लेकिन मित्रों यहाँ ध्यान रखना इसे सब्जेक्ट यहाँ पर अर्थशास्त्र दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो सिर्फ राजनीति के बारे में बताया गया, यानी उस समय की शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर जो चाणक्य हैं या कौटिल्य हैं वो क्या लिख रहे हैं कि राजा का शासन कैसे होना चाहिए, राजा कितना कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, राजा कितनी बजे उठना चाहिए, राजा कितनी बजे खाना चाहिए, राजा कितनी बजे नियमों का पालन करना चाहिए, राजा प्रजा के लिए क्या कौन से काम करने चाहिए, राजा धर्म के अधीन रहना चाहिए, तमाम जानकारी हमारी दी गई है। और इसके अलावा प्रजा को भी बारे में भी जानकारी दी गई है, उनके जीवन व्यवस्था के बारे में दी गई है। इसके अलावा राजा के 24 घंटों के बारे में बताई गई है। इसके अलावा हमारे राज्य का विस्तार कैसे करना चाहिए, दुश्मनों से कैसे विजय करनी चाहिए, कूटनीतिक संबंध कैसे होने चाहिए, तमाम जानकारी हमारे अर्थशास्त्र के अंदर मिलती है मित्रों। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, देखिए साफ साफ लिखा हुआ तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। साफ साफ लिखा हुआ है मित्रों कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, बल्कि राज प्रबंध यानी शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यानी लोगों का व्यापार क्या होना चाहिए, सामाजिक यानी लोगों का रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, यानी संस्कृति, धार्मिक जीवन यानी कौन से धर्म के अधीन रहना चाहिए और धर्मों का पालन कैसे करना चाहिए, विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त और आख्यान और उदाहरण और धर्मशास्त्र और अन्य अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया गया है। अब देखिए हमारे कौटिल्य की आपके सामने तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये हमारे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य, जिनको नाम कौटिल्य के नाम से अपनी बहुत ही प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर। ठीक है मित्रों, वंशालिखी की कलम और शहीदान यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रही है। इन ग्रंथों के अलावा जीवन चरित्र संबंधी ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, जिनसे उनके शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। इन ग्रंथों में बाण भट्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बाण भट्ट का हर्षचरित, ये हर्षचरित किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी। आपसे पूछा जा सकता है बाण भट्ट किसने लिखी थी, हर्षचरित ने। वागपति का गौडव, विलन का विक्रमादेव देव, जयसिंह का कुमारपाल चरित्र, नैनचंद का हमीरमा काव्य। आपसे यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। और यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इनके लिए आपके एक नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि बाण भट्ट का रचयिता कौन था, हर्षचरित, वागपति का गौडव, विलन का विक्रमादेव चरित, जयसिंह का द्वारा कुमारपाल चरित, नैनचंद का हमीरमा काव्य और पद्मगुप्त का नहुशाख चरित और बल्लाल का भोज चरित्र और जैनक की पृथ्वीराज विजय, ये प्रमुख ग्रंथ थे जो आपको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है मित्रों, जैनक ने कौन सी लिखा था, पृथ्वीराज विजय, पद्मगुप्त ने नवशासंक और बल्लाल ने भोज चरित्र और नैनचंद का हमीरमा काव्य और जयसिंह का कुमारपाल, विलन का विक्रमादेव चरित्र। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद बात करते हैं मित्रों विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ पूरी तरह से साहित्यिक हैं, विशुद्ध रूप से उन पर बात करते हैं। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अनेक नाटक, व्याकरण ग्रंथ और टीका, काव्य, कथा साहित्य एवं कोश की रचना की गई है, जिनसे उस समय के शासकों की सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पाणिनि। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है इतिहास में, सबसे ज़्यादा बार सवाल ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। पाणिनि यानी अष्टाध्यायी, यह एक संस्कृत बहुत ही व्याकरण किताब है जिसमें पाणिनि का अष्टाध्यायी पूछा जाता है कि अब अष्टाध्यायी किसने लिखी थी या पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अष्टाध्यायी पांतजलि का महाभाष्य, गांगरी संहिता, कालिदास का मालविका मित्रम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्ष। ठीक है मित्रों, विशाखा दत्त का कौन सा है, मुद्रा राक्ष, शूद्रक का मृच्छकटिकम,
और मेघातिथि की मिताक्षरा, मेघातिथि का मिताक्षरा, कामदक का नीतिसार, कामदक का नीतिसार ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कथा साहित्य और कोश की साहित्य की दृष्टि से बात करें तो विष्णु शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र आपसे पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र की रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। गुंडा के की कथा मंजरी और शमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये हमारे राइटर हैं और ये हमारी पुस्तक है। सोमदेव की कथा सरित सागर, अमर सिंह का अमरकोश आदि प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमारे तत्कालीन समाज की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तत्कालीन समाज की क्या मिलती है? हमें जानकारी हमें मिलती है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक ग्रंथ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब बात करेंगे आगे इसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगला हमारा पार्ट आएगा 2, जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रीय साहित्य। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में ही बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक करना, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।